रोहन मुंबई न्यूज़ का एक न्यूज़ रिपोर्टर था। 24 अक्टूबर को उसका जन्मदिन था, इसलिए वह दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा था। उस दिन एक तो बारिश का सुहाना मौसम, उस पर यार दोस्तों का साथ मिल जाए तो मस्ती में सोने पे सुहागा वाला रंग चढ़ जाता है। रोहन मुंबई में अकेला रहता था। उसका परिवार केरल में था, क्योंकि उसके मम्मी पापा वहाँ एक स्कूल चलाते थे, इसलिए वह यहाँ अकेला ही रह रहा था। रोहन पार्टी के लिए अपने दोस्तों को लेकर होटल के लिए निकला। उसने गाड़ी यूनिक होटल के बाहर रोककर दोस्तों से कहा, यार तुम लोग गाड़ी में बैठो, बारिश तेज है, मैं ज़रा देख कर आता हूँ कि अंदर कोई सीट है या नहीं, क्योंकि यहाँ भीड़ तो ऐसी होती है जैसे पूरा मुंबई इसी होटल में आता है। जैसे ही रोहन कार का दरवाज़ा खोलकर होटल की तरफ बढ़ा, अचानक सामने से एक लड़की घबराई हुई लगभग भागते हुए आई और वह रोहन से टकरा गई। तभी वह लड़की रोहन की तरफ देखकर बोली, ओह आई एम सॉरी। रोहन ने भी झट से कहा, इट्स ओके, बाय द वे हैव यू एनी प्रॉब्लम? मेरा मतलब है, आप इस तरह बेतहाशा क्यों भाग रही हैं? कोई परेशानी हो तो मुझे बता सकती हैं। जी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। दरअसल बारिश की वजह से मैं तेज चलकर आ रही थी। जी फिर ठीक है। इतने में जोर से बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकी तो उस लड़की ने डर की वजह से रोहन को जकड़ लिया। जैसे ही रोहन ने लड़की की नज़दीकी महसूस की तो उसके शरीर में भी सिहरन पैदा हुई। एक तो दोनों का जवान खून, उस पर बारिश का कहर, ढहाता मौसम था। सीने की धड़कन की तरह पास गोरी चिट्ठी परियों जैसी हसीना रूप की मल्लिका थी। उसका शरीर गुथा हुआ था। उसकी सांसों से सांसें टकराईं तो रोहन जैसे होशो हवास खो बैठा। वह बुत बना वहीं खड़ा था। न जाने वह लड़की क्या बोल रही थी, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसकी तंद्रा जब नहीं टूटी जब सामने से वहाँ टैक्सी आकर रुकी। टैक्सी में बैठकर वह उसकी आंखों से ओझल हो गई। रोहन वहीं बारिश में ही बुत बना खड़ा रहा। गाड़ी में बैठे उसके दोस्त समझ नहीं पा रहे थे कि रोहन बारिश में खड़ा क्यों भीग रहा है। तभी गाड़ी में से नमन बाहर निकला और उसे झिंझोड़ते हुए बोला, ओए रोहन, क्या हुआ यार? वो लड़की क्या कह रही थी? कौन थी और कहाँ गई? और तू यहाँ इस तरह इतनी बारिश में बुत बना क्यों खड़ा है? नमन यार, पता नहीं कौन थी, कहाँ गई और क्या कह रही थी, लेकिन यार बारिश में मुझे वह जलपरी नजर आई। लगता है कोई जादू कर गई वो। रोहन, लगता है तुझे उससे प्यार हो गया है। नमन मजाकिया लहजे में बोला, हाँ यार, शायद पहली नजर वाला, मुंबई की पहली बारिश का पहला प्यार। चल अच्छा, अब अंदर तो चल, या यहीं खड़े रहने का इरादा है क्या? हाँ चल, मगर कौन थी वो, इसका पता तो लगा कर रहूँगा। यार दिल निकाल कर ले गई मेरा। रोहन बेमन से गाड़ी में चला गया, लेकिन उसके दिमाग में वह लड़की बस गई। रोहन सोचने लगा कि कल ही इसका पता करेगा और फिर अपने मम्मी पापा से कहकर उसके घर वालों के साथ रिश्ते की बात करवाएगा। जैसे ही गाड़ी होटल के गेट पर रुकी और सब उतरकर होटल में जाने लगे तो वहां खड़े वैले पार्किंग के ड्राइवर ने कहा, सर आज होटल में एंट्री नहीं है। क्यों? होटल में खून हो गया है। क्या खून? आश्चर्य से सबके मुंह खुले रह गए, क्योंकि यूनिक नामचीन होटलों में गिना जाता है। आज तक इस होटल के बारे में कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं सुनी थी। इस होटल में कोई ऐरा गैरा नहीं आ सकता था। केवल नामचीन लोग जैसे बड़े बड़े सेठ, साहूकार या मंत्री लोग ही आते थे। भला ऐसे बड़े लोगों में क्या झगड़ा या क्या खून खराबा हो सकता है? पूछने पर पता चला कि खून शहर के जाने माने बिजनेस टाइकून सेठ मीरचंद का हुआ। उस पर और चौंकाने वाली बात थी कि कत्ल उन्हीं की ही बीवी ने किया था। भला ऐसा कैसे हो सकता है? रोहन सोचने लगा। एक तो सेठ, इतने भले इंसान, उस पर उन्हीं की बीवी कत्ल करे। सुनकर रोहन का दिमाग घूम गया। सभी दोस्त दूसरे होटल जाने के लिए कह रहे थे, मगर रोहन के दिमाग में कोई खिचड़ी पकने लगी। साथ में उसके दिमाग में ये बात भी बार बार आ रही थी कि बारिश वाली वह लड़की कौन थी। इतने में पुलिस की जीप सायरन बजाती हुई होटल में पहुंची, जिसमें 2 लेडीज पुलिस भी थीं। थोड़ी देर में पुलिस एक महिला को साथ लिए बाहर निकली और जीप में बैठकर चली गईं। तभी रोहन का फोन बज उठा। उसने देखा एडिटर साहब का फोन था।
उसने दोस्तों से माफ़ी मांगकर उन्हें फिर कभी पार्टी देने का वादा करके विदा किया और बॉस से बात करने लगा। हेलो सर, रोहन कहाँ हो तुम? इतनी बड़ी खबर पूरे शहर में फैल गई और तुम्हें पता तक नहीं। पूरी डिटेल्स लेकर पहुंचो ऑफिस। सर मैं वहीं हूँ, अभी थोड़ी देर में आता हूँ, रोहन बोला। उस समय किसी को भी होटल के अंदर जाने की पाबंदी थी, इसलिए रोहन थोड़ी ही देर में ऑफिस चला गया। सुना है कि सेठ मीरचंद की बीवी ने ही उसका खून किया। जल्दी से बाकी डिटेल्स बताओ ताकि सबसे पहले हमारे ही अखबार में धांसू खबर छपे। एडिटर बोले। नहीं सर, अभी हम ये खबर नहीं छापेंगे, रोहन ने कहा। लेकिन क्यों? इतनी बड़ी खबर, मुंबई शहर का इतना बड़ा सेठ अपनी ही बीवी के हाथों क्यों और कैसे मारा गया? कल देखना, हर पेपर के फ्रंट पेज की हेडिंग यही होगी, लेकिन हमारे पेपर में पूरी डिटेल होगी कि क्यों मारा उसकी बीवी ने। यही तो कमाल है तुम्हारे अंदर, उसका एडिटर बोला। दूसरे पेपर में आधी खबर होती है और तुम जमीन खोदकर और आसमान फाड़कर जो खबर लाते हो वो तहलका मचा देती है। लेकिन रोहन उलझा हुआ था, उसे लड़की और मर्डर का कनेक्शन जुड़ा हुआ लग रहा था, इसलिए वह बॉस से बोला, सर छापने दीजिए सबको। ये खबर आधी सच्ची और आधी झूठी है, मुझे पूरी तरह इसकी तह तक जाना है। जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा। उसका बॉस ये अच्छे से जानता था कि रोहन जब तक संतुष्ट ना हो वो खबर नहीं देता, इसलिए वह भी चुप हो गए। लेकिन रोहन को चैन नहीं था, वह खबर की तह तक पहुंचना चाहता था और उसी समय वह पुलिस स्टेशन पहुंच गया, उसी औरत से मिलने जिसे पुलिस पकड़कर ले गई थी। वह एसएचओ से बोला, सर मुझे उस औरत से मिलना है जिसने उस देवता रूपी सेठ का कत्ल किया। वह उनकी बीवी है, उनसे बिना कोर्ट की इजाज़त कोई नहीं मिल सकता। कोर्ट से ऑर्डर लेकर मिल लेना, एसएचओ ने कहा। रोहन वापस चला गया और कोर्ट खुलने का इंतज़ार करने लगा। रोहन का मन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वह सेठ की बीवी है और यही बात उसने बॉस से भी कही थी। अगली सुबह रोहन कोर्ट की इजाज़त लेकर पहुंच गया। थाने और पुलिस हिरासत में लाई गई उस महिला से बात करने लगा जिसे सब सेठ की बीवी समझ रहे थे। इधर सेठ की हत्या की खबर उसके घर तक पहुंची तो सबके पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई। घर में रोना धोना शुरू हो गया। सभी इस बात पर ताज्जुब कर रहे थे कि हत्यारा कोई और नहीं, सेठ की बीवी है। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, यह सब क्या मामला है। उधर रोहन ने थाने में उस महिला से बात शुरू की। मैडम जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कौन हैं? क्यों, आपने सुना नहीं जो सब कह रहे हैं? वह महिला बोली। मैंने सब सुना, लेकिन मैं जानता हूँ आप वो नहीं हैं और यही जानने आया हूँ कि आप कौन हैं और किसका बदला लिया आपने मीरचंद जी से। क्यों, देवता नहीं कहेंगे आप भी? सब लोग तो इसी नाम से पुकारते हैं और आप केवल मीरचंद जी। सही कहा आपने। पहली बात, आप उनकी पत्नी नहीं। दूसरी, आपने अगर उनका खून किया तो किसी बात का बदला ही लिया होगा और बदला कभी देवता से नहीं लिया जाता। आप बताएं असलियत क्या है? उस महिला ने अपना नाम अदिति बताया। इसके बाद उसने रोहन को बताया कि मुझे नहीं मालूम मुझे कब कौन मुंबई के शेल्टर होम जहां बेघर बेसहारा लोग आसरा पाते हैं में छोड़ गया। जब से होश संभाला अपने आप को वहीं पाया और वहाँ बहुत सी लड़कियाँ थीं। जब मैं छोटी थी तो अक्सर ऑफिस से लड़कियों के रोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती और साथ में ये भी कोई कहता कि चुप कर हराम की औलाद, वरना यहीं ख़त्म कर दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तेरा कोई आगे पीछे भी नहीं जो तेरे लिए बैठकर रोएगा। मैं तब इन बातों को नहीं समझ पाती थी। जब मैं 13 साल की हो गई तो कुछ कुछ बात मुझे भी समझ आने लगी। एक दिन मैं उस शेल्टर में बने मंदिर से पूजा करके रूम की तरफ जा रही थी तो सेठ मीरचंद, इस समय अदिति ने मुंह ऐसे बना लिया जैसे किसी ने मुंह में उसके जहर डाल दिया हो। जो कई अनाथ आश्रम, कई वृद्धाश्रम इत्यादि चलाते थे, जो नारी उत्थान की बड़ी बड़ी बातें करते थे, जिन्होंने न जाने कितनी गरीब लड़कियों का विवाह कराया, वही सेठ उस शेल्टर होम में रोज़ आया करते थे। उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई और वार्डन से कहने लगे, प्रिया जी, ये कोहिनूर कहाँ छिपा रखा था?
हमारी तो नज़र ही नहीं पड़ी अभी तक इस पर। हमें दिखाना तो चाहिए था। जरा बुलाओ, एक झलक देखे तो। अदिति बिटिया, जरा इधर आओ, सर को भी प्रसाद दो, वार्डन ने आवाज़ दी। मैंने दोनों को प्रसाद दिया तो सेठ ने मेरा गाल थपथपा दिया। दरअसल मैं 13 साल की ज़रूर थी, मगर कद और शरीर से 16-17 साल की लगती थी। उस पर रंग रूप से भी गदगद थी। अगले दिन वार्डन मेरे पास आई और बोली, अदिति, तुम्हें सर बुला रहे हैं, शायद कोई काम हो, जाओ जरा मिल लो, और हाँ, जरा अच्छे से रेडी होकर जाओ। मैं वार्डन की बात समझ चुकी थी। अब तक इतनी समझ आ गई थी मुझमें। मैंने कहा, माँ, आप तो मेरी माँ हो। वार्डन ने मुझे गले से लगाया और उसकी आंखें भर आईं। बोली, मुझे सब बच्चियां बेटी जैसी ही लगती हैं, लेकिन क्या करूं, इस पेट का सवाल खड़ा हो जाता है। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, तुझे जाना होगा, मैं मजबूर हूँ, वरना सेठ हमें छोड़ेगा नहीं। और मुझे जाना पड़ा उस सेठ मीरचंद के पास, जो अपनी हवस मिटाने के लिए आतुर बैठा था। मुझे देखते ही वो मुझ पर टूट पड़ा। मैंने लाख मिन्नतें की, हाथ जोड़े, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मैं दर्द से तड़पती रही, रोती चीखती चिल्लाती रही, लेकिन नहीं छोड़ा दरिंदे ने मुझे। और इस तरह अब रोज़ ही वह मुझे बुलाने लगा। वह बैल बनकर मुझे बंजर धरती समझ मुझ पर हल चलाता रहा। लगभग 2 साल तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहा, और एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं पेट से हूँ। जब सेठ मीरचंद को पता चला तो अबॉर्शन करवाने के लिए कहा, लेकिन अब तक समय निकल चुका था। डॉक्टर ने कहा कि समय अधिक हो गया है। अगर इस समय अबॉर्शन कराया तो लड़की की जान को भी खतरा हो सकता है। इस पर सेठ फिर भी जिद पर था कि अबॉर्शन कराया जाए। अगर लड़की मरती है तो मर जाए। मैं ना ही मरना चाहती थी, ना ही अबॉर्शन कराना। मैं उस शेल्टर होम से भाग निकली। इसमें वार्डन ने मेरा साथ दिया ताकि मैं आगे अपनी ज़िंदगी अपने लिए जी सकूं। मैं मुंबई से भागकर दिल्ली चली गई। वहां रेलवे स्टेशन पर एक भला आदमी लोकेश मिल गया, जिसने मुझे सहारा दिया और बहन की तरह मेरी देखभाल की। मैं उसकी मदद करने के लिए छोटे मोटे काम करने लगी। मुझे परी जैसी बेटी पैदा हुई। उसका नाम हमने शिखा रखा। लोकेश का भी परिवार था, तो मैंने सोचा कि आगे चलकर बच्चों की वजह से परेशानी ना आए, इसलिए मैं अलग घर में रहने लगी। और भाई ने मुझे काम पर भी लगवा दिया था। मैंने अपनी बेटी शिखा को पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पर खड़ा किया। अब तक मैं पिछले सब दुख भूल चुकी थी। शिखा पढ़ाई में होशियार, बहुत ही लायक बेटी थी। MBA करते ही अच्छी कंपनी में उसे जॉब मिल गई। अभी 15 दिन पहले ही मुंबई ट्रांसफ़र हुआ उसका। जब से मुंबई ट्रांसफ़र हुआ तब से ही एक अजीब सा डर मेरे दिल में था। मैं शिखा को मुंबई नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन उसके भविष्य की सोचकर चुप रह गई। और तब लोकेश भी कहने लगा, दीदी, शिखा बड़ी हो गई है, भला बुरा सब जानती है, उसे जाने दो, जी लेने दो अपनी ज़िंदगी उसे। लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी। इतना कहकर अदिति चुप हो गई और एक ही सांस में सामने रखा गिलास का पूरा पानी पी गई। उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ मैडम कि आप यहाँ, और सेठ का खून? आप तो दिल्ली में रहती हैं ना? हाँ, मैं अभी तक दिल्ली में ही थी। सोचा एक बार शिखा सेटल हो जाए तो फिर मैं भी बेटी के पास जाकर रहूँगी। रोज़ रात को फ्री होकर हम माँ बेटी खूब सारी बातें किया करते थे। जब कभी शिखा मीटिंग से लेट हो जाती तो मुझे मैसेज करके बता देती कि आज लेट बात करेंगे, और हम तब बात करते जब वो फ्री हो जाती। मैं तब तक जागती रहती। कल सुबह जब शिखा ऑफिस आई तो बहुत खुश थी। बोली, माँ, बॉस कह रहे थे अगर मैंने उनकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया तो जल्द ही मुझे प्रमोशन मिलेगी। उसके थोड़ी ही देर में शिखा का मैसेज आया कि आज कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक बहुत बड़े सेठ मीरचंद जी से मिलने जाना है। आज बहुत लेट हो जाएगा और मैं उसका इंतज़ार ना करके सो जाऊं। कल सुबह बात कर लेंगे। जैसे ही मैंने मीरचंद नाम पढ़ा मुझे घबराहट महसूस हुई। मैंने शिखा को पूछा कि मीटिंग कब और कहाँ है, तो उसने मुझे बताया कि मीटिंग यूनिक होटल में रात को 10 बजे है। यह सुनकर मेरा मन घबरा गया। उस समय सुबह के 12 ही बजे थे और मैं उसी समय फ़्लाइट पकड़कर मुंबई के लिए निकल पड़ी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी बेटी को उस दरिंदे से बचाऊं, जो कि उसी का ही खून है।
मैं जैसे ही होटल पहुंची लगभग 11 बज रहे थे। मैं पूरे रास्ते शिखा को फ़ोन करती रही, मगर आज अचानक शायद उसका फ़ोन खराब हो गया था। मैंने रिसेप्शन पर मीरचंद का रूम पूछा तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। बोले सर की मीटिंग चल रही है। मुझे कुछ आइडिया था ही कि शायद रूम का पता रिसेप्शन पर ना बताएं, इसीलिए मैंने एक शैम्पेन की बोतल और केक भी रास्ते से लेकर साथ रख लिया था। तब मैंने एक नाटक रचा। उस केक और शैम्पेन की बोतल को दिखाकर रिसेप्शन पर बैठी एक महिला से रिक्वेस्ट की कि मीरचंद मेरे पति हैं और वो बिजनेस में इतने बिजी रहते हैं कि अपना जन्मदिन तक भूल गए। मैं उन्हें सरप्राइज़ देने आई हूँ। मेरी बात सुनकर वह रिसेप्शनिस्ट मुझे मीरचंद का कमरा बताने के लिए तैयार हो गई। मैंने उसे कहा कि दरअसल मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, तो क्या आप मुझे उनके रूम की दूसरी चाबी भी दे सकती हैं। उसने मुझे दूसरी चाबी दे दी। मैं वह लेकर तुरंत ही मीरचंद के कमरे के बाहर पहुंची, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मीरचंद मेरी बेटी की इज्जत तार तार कर रहा था। उसे देखकर मेरा खून खौल उठा। मैं उसकी रग रग से वाकिफ थी। इतने सालों पहले जो करतूत उसने मेरे साथ की, आज वही वह मेरी बेटी के साथ मेरी आंखों के सामने कर रहा था। मैं किसी घायल शेरनी की तरह मीरचंद के ऊपर झपटी। इतने सालों बाद मुझे अपने सामने पाकर मीरचंद भी सकपका गया। मैंने उससे कहा, दरिंदे, इतने सालों पहले तूने मेरा शोषण किया और आज तू वही मेरी बेटी के साथ कर रहा है। मीरचंद ने मुझे खींचकर एक तमाचा मारा और मैं लड़खड़ा कर नीचे गिर गई और वह फिर से मेरी बेटी के साथ वह सब करने लगा। मैं उसके आगे रोने गिड़गिड़ाने लगी। मैं बोली, मीरचंद, यह सिर्फ मेरी बेटी नहीं, यह तेरी भी बेटी है। तुझे याद है जब मैं पेट से हो गई थी तो उसके बाद मैं भाग गई थी। मैंने उस बच्चे को खत्म नहीं किया था। यह वही बच्चा है, यह तेरी भी बेटी है। कम से कम भगवान के लिए अपनी बेटी को तो छोड़ दे। मेरी बात सुनकर मीरचंद ने एक शैतानी हंसी हंसी और बोला, तो क्या हुआ कि यह मेरी बेटी है तो दिखने में बहुत खूबसूरत, तो ऐसे कैसे छोड़ दूं। मीरचंद के ये शब्द सुनकर तो मेरे ऊपर बिजली ही गिर गई। अब तो उसने हैवानियत की सारी हदें पार करती थीं। वह एक बार फिर मेरी बेटी पर टूट पड़ा। मुझे जब उसे रोकने का कोई भी रास्ता समझ में नहीं आया तो मैंने आओ देखा न ताओ और पास रखा फ्लावर पॉट उठाकर उसके सर पर दे मारा और मैं तब तक उसके सर पर वह पॉट मारती रही जब तक कि वह अधमरा नहीं हो गया। कुछ देर तक जब वह बिल्कुल भी हिला डुला नहीं तो मैंने देखा कि मीरचंद मर चुका था। मैंने अपनी बेटी को तुरंत ही वहाँ से भाग जाने को कहा। वह मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी और उसके मन में अब मेरे लिए बहुत सारे सवाल थे। मैंने उससे कहा, बेटी, इस वक्त मैं तेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती, लेकिन बस इतना भरोसा रख कि तेरी माँ गलत नहीं थी, बल्कि तेरी माँ के साथ गलत हुआ था और तेरी माँ तुझे बहुत प्यार करती है। इसलिए तुझे मेरी कसम है कि तू अभी के अभी यहाँ से चली जा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची की ज़िंदगी भी मेरी तरह खराब हो जाए। रोहन ने जब अदिति की पूरी कहानी सुनी तो वह सिहर उठा। अब उसने फैसला कर लिया था कि वह एक बेगुनाह को सज़ा बिल्कुल भी नहीं मिलने देगा। ऑफिस लौटकर उसने अपने एडिटर साहब को पूरी कहानी बताई और उसने कहा कि वह इस केस पर पर्सनली काम करना चाहता है और अदिति के पास्ट के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहता है, क्योंकि अगर अदिति जो कह रही है वह सच है तो वह किसी भी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलने देगा। एडिटर साहब ने भी रोहन को इस बात की इजाज़त दे दी। इधर रोहन अदिति के पास्ट के बारे में सारी जानकारियां जुटा रहा था। दूसरी तरफ अदिति पर मीरचंद के खून का केस शुरू हो चुका था। जैसे जैसे रोहन को सारी जानकारी मिल रही थी वैसे वैसे उसने यह पाया कि अदिति ने उसे जो भी बताया वह सब सच था। लेकिन अब इस सच को कानून की नज़र में लाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी होगी। सबसे अहम कड़ी इस केस में तब आई जब रोहन को उस आश्रम की वार्डन मिल गई। रोहन ने उन्हें पूरी बात बताई तो वार्डन ने उन्हें सब कुछ बताया कि अदिति ने जो भी अपने बारे में कहा वह बिल्कुल सच था। मीरचंद एक बहुत ही बड़ा शैतान आदमी था जो दुनिया के सामने नेक इंसान बनकर घूमता रहता था। रोहन ने वार्डन से कहा कि क्या आप अदिति के लिए गवाही देने आएंगी ताकि उसकी बेगुनाही सबके सामने साबित की जा सके।
वार्डन गवाही देने के लिए तैयार हो गई। अब सबसे अहम किरदार इस केस में अदिति की बेटी थी। रोहन ने जैसे तैसे करके अदिति की बेटी का एड्रेस निकाल लिया और उससे मिलने के लिए पहुंच गया। जब वह अदिति की बेटी से मिला तो उसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि अदिति की बेटी शिखा और कोई नहीं, वही बरसात वाली लड़की थी जिसको देखकर उसका दिल धड़क उठा था। अदिति के केस की अंतिम सुनवाई वाले दिन रोहन वार्डन को लेकर कोर्ट रूम में पहुंच गया और वार्डन की गवाही से यह साबित हो गया कि मीरचंद एक बहुत बुरा इंसान था जो लड़कियों का शोषण करता था और उसने अदिति के साथ भी बहुत गलत किया था। इसके बाद शिखा ने कोर्ट के सामने सब कुछ बताया कि कैसे मीरचंद ने उसे मीटिंग के लिए बुलाकर उसके साथ गलत करने की कोशिश की और उसे बचाने के लिए ही उसकी मां ने मीरचंद का खून कर दिया। जब कोर्ट ने यह पाया कि अदिति ने मीरचंद का खून सिर्फ अपनी बेटी के बचाव में किया है, तो जज ने यह फैसला किया कि अदिति को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। कोर्ट के इस फैसले से हम सब बहुत खुश थे, क्योंकि भले ही इतने सालों बाद लेकिन अदिति को इंसाफ मिला था और मीरचंद को उसके किए की सजा अदिति के हाथों से मिल चुकी थी। जब सभी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो गईं, तो मैंने अदिति के घर अपने माँ बाप के साथ जाकर उनकी बेटी शिखा का हाथ सामने से मांगा। उन्होंने भी खुशी खुशी यह रिश्ता मंजूर कर लिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।